दे आओ। 70 में पाकिस्तान का पहला गैर मुतनाज़ इलेक्शन अनडिस्प्यूटेड इलेक्शन हुआ, जिसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो प्राइम मिनिस्टर बने। और उनकी तकरीर मुझे आज तक याद है। जलसे में खड़े होकर उन्होंने कहा कि ये कौम एक अजीम कौम बनेगी, ये कौम दुनिया का लोहा बनेगी। ये कौम एक अजीम कौम बनेगी, ये कौम दुनिया का लोहा बनेगी। कबूल है आपको, इस कौम को दुनिया का लोहा बना के करेंगे। लेकिन उस अजीम कौम की सूरत हाल अनफॉर्चुनेटली आज ये हो चुकी है कि उसका हरा पासपोर्ट दुनिया का चौथा बदतरीन पासपोर्ट डिक्लेयर किया गया है, द फोर्थ वर्स्ट पासपोर्ट इन द वर्ल्ड। और जो मुल्क जो कि जिनसे हम आगे हैं, जिनसे हम बेहतर हैं, उसमें अफ़गानिस्तान, इराक़ और सीरिया आता है। ये तीन वो मुल्क है जो कि जंग से बर्बाद हो चुके हैं। और इसके बाद पाकिस्तान का नंबर आता है, जो कि यकीनन एक ह्यूमिलिएशन का एस्पेक्ट है पाकिस्तानियों के लिए, उन बेचारे पाकिस्तानियों के लिए जो कि इस पासपोर्ट को लेके बाहर जाते हैं। ना उनकी कोई इज़्ज़त की जाती है, स्टीरियोटिपिकल एटीट्यूड उनकी तरफ रखा जाता है, डबल सर्च किया जाता है एयरपोर्ट के ऊपर। हर कोई शक की निगाह से देखता है कि आप यहाँ करने क्या आए हैं। पर्सनल असेसमेंट के इंटरव्यूज़ देने पड़ते हैं। हालांकि जो फर्स्ट वर्ल्ड नेशंस हैं वो जब वीज़ा अप्लाई करती हैं, उनके कोई पर्सनल असेसमेंट के इंटरव्यूज़ इस तरह के नहीं होते कि हर किसी को अलग अलग बुला के पूछें कि आप क्या लेने जा रहे हैं, आप क्या करेंगे, क्या आप वापस आ जाएंगे या नहीं। क्योंकि ट्रस्ट ही किसी को नहीं है कि इस मुल्क का शहरी जब ये मुल्क छोड़ेगा और बाहर जाएगा तो उसका वापसी का दिल करेगा, क्योंकि सबको, पूरी दुनिया को इल्म है कि यहाँ सूरत हाल क्या है। इनफैक्ट इस साल की ये ख़बर है कि नादरा, जिसके पास डाटाबेस है पूरे पाकिस्तानी शहरियों का, उसने ये कहा कि हमारे पास लैमिनेशन पेपर ख़त्म हो चुका है। इतने ज़्यादा शहरियों ने दरख्वास्त दी है कि हमें पासपोर्ट चाहिए। इतने बड़े नंबर में पाकिस्तानीज़ वांट टू लीव दिस कंट्री। और साथ साथ ये कि जो मुल्क छोड़ देते हैं उनके साथ ये सलूक जो होता है वो इतना बुरा होता है, क्योंकि चौथा बुरा पासपोर्ट जब आपके हाथ में हो तो उसके बाद आपको सिर्फ़ और सिर्फ शक की निगाह से देखने के अलावा दुनिया की कम्युनिटी के पास भी कोई चारा नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको ये बताएंगे कि किस रैंकिंग के मुताबिक ये हुआ। ये हैनली एंड पार्टनर्स 2024 की रैंकिंग है, जो कि यूके की एक कंपनी है। ये डाटा ओरिजिनेट इसका जो करता है वो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का डाटा है, जो कि ये डिटरमिन करती है कि किस मुल्क के हालात के मुताबिक, वहाँ के शहरियों के ट्रेंड के मुताबिक और किस तरह से वहाँ के शहरी ट्रैवल करते हैं, किन पर्पसेस के लिए करते हैं और दुनिया के ममालिक के साथ उनके ताल्लुकात कैसे हैं, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की सूरत हाल क्या है। ये सारे जो फैक्टर्स जिनको वो कंसीडर करते हैं रैंकिंग देने से पहले, ये उनमें शामिल है। तो क्या वजह है कि पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया का बदतरीन पासपोर्ट की लिस्ट में टॉप 5 में आता है, हालांकि बहुत से और ममालिक हैं जो पाकिस्तान से ज़्यादा गरीब हैं। अगर पॉवर्टी इंडेक्स की बात की जाए, पॉवर्टी रैंकिंग्स की बात की जाए, तो उसमें पाकिस्तान 54 या 55 पर आता है। लेकिन बहुत से ऐसे मुल्क जो कि शदीद गरीब हैं, उसके बावजूद उनका पासपोर्ट हमसे बेहतर इसलिए है कि सबसे पहला मसला जो है वो ओवर स्टेइंग का है। पाकिस्तानी शहरी जब बाहर जाते हैं तो वो वहाँ पर कोई टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करके वापस आने का नाम नहीं लेते। सबको मालूम होता है कि अगर किसी को टूरिस्ट वीज़ा भी दिया तो मोस्ट प्रॉबेबली चांस यही है कि ये बंदा मुल्क में वापस नहीं जाएगा। इसके लिए बड़ी बड़ी मिसालें भी हैं जो हमें ह्यूमिलिएट कर चुकी हैं। जिस तरह के हम देखते हैं कि बहुत से फ़्लाइट अटेंडेंट या एयर स्टूवर्ड जो होते हैं, जो एयरलाइंस का स्टाफ होता है, वो वहाँ पर अक्सर उतर के गायब हो जाता है, वापस नहीं आता। बहुत मरतबा ये ख़बरें हमने सुनी। ये ख़बर भी हम देख चुके हैं कि 2 पाकिस्तानी बॉक्सर अभी कॉमनवेल्थ गेम्स में 3 साल या 2 साल पहले की बात है, गायब हो गए, यूरोप में जाके वापस नहीं आए। इसके साथ साथ 1994 की एक मिसाल है कि पाकिस्तान ने स्विमिंग टीम भेजी, 14 मेंबर थे उसके, जापान, और 14 के 14 गायब हो गए और आज तक नहीं मिले कि कहाँ गए। इतनी डेस्परेशन है कि अगर कोई पाकिस्तानी शहरी किसी इंटरनेशनल ज़मीन के ऊपर उतरता है तो फिर वहाँ पर वो पूरी कोशिश करता है कि अब वापस ना जाना मुझे पड़े। और ये वो मुल्क है जिसकी अज़मत के दावे करते हुए हम थकते नहीं थे। अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क का हशर ये कर दिया है कि आज इसको छोड़ने के अलावा यहाँ के नौजवान के पास कोई चारा नहीं है। इस पासपोर्ट के ऊपर प्राउडली हम लिखते हैं कि ये जो मुल्क है जिसमें इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की टर्म यूज़ की जाती है, तो उसमें कोट अन कोट ये लिखा होता है कि दिस पासपोर्ट इज़ वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज़ एक्सेप्ट फॉर इसराइल। इसराइल के अलावा ये पासपोर्ट दुनिया में हर जगह वैलिड है, लेकिन बाकी दुनिया भी आपके पासपोर्ट को कितना वैलिड समझती है ये रैंकिंग बता रही है। और इसराइल के पासपोर्ट की अगर हम बात कर लें तो वो दुनिया का 15वां सबसे बेहतरीन पासपोर्ट है। साथ साथ ये कि आपको इस पासपोर्ट के ऊपर, जो पाकिस्तानी पासपोर्ट है, सिर्फ 34 ममालिक में 34 कंट्रीज़ अलाउ करते हैं कि आप वीज़ा फ्री एक्सेस कर सकें, यानी कि बग़ैर वीज़ा के या अराइवल वीज़ा के आप जो हैं वो एक्सेस कर सकते हैं सिर्फ 34 ममालिक को 200 प्लस कंट्रीज़ में से। इसराइली पासपोर्ट पे आप दुनिया के 165 कंट्रीज़ में जा सकते हैं विदाउट अ वीज़ा।
लेकिन हमारी आप एक लिहाज से आप ये देख लीजिए कि हमारी जो प्राइड है, जो नेशनल प्राइड है, वो कितनी ज़्यादा है और हमारे पैर जो हैं वो ज़मीन पे कितने अंदर धंस चुके हैं। ये देखने के लिए आपको एनालाइज़ करना पड़ेगा कि किस सूरत हाल से गुज़र के हमने इस मुल्क को इस नैच पे पहुंचाया है। तो पहली चीज़ ये है कि ज़रा कुछ पासपोर्ट की हिस्ट्री अगर आपको हम बताएं तो इस पर नदीम फ़ारूक पराचा का बहुत अच्छा आर्टिकल मुझे मिला, जिसको मैंने पढ़ा, एनालाइज़ किया और चीज़ें भी देखी। तो उससे साबित होता है कि पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर जो तस्वीरें और नाम लिखे गए हैं 1947 से लेके अब तक, वो किसी हद तक इस मुल्क की सूरत हाल को भी रिफ़्लेक्ट करते हैं। 47 के अंदर पाकिस्तान का पहला पासपोर्ट बनता है। इसकी तस्वीर अगर आप देखें तो इसके ऊपर 2 झंडे हैं जो कि ये सिग्निफाई करते हैं कि ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान दोनों मिल के इस फेडरेशन की बुनियाद रख चुके हैं। साथ साथ इस पासपोर्ट के ऊपर इंग्लिश और उर्दू के अलावा बंगाली टेक्स्ट भी आपको मिलेगा, यानी कि किसी हद तक आपको ईस्ट पाकिस्तान के, उस वक्त के ईस्ट पाकिस्तान का कल्चर भी इस पासपोर्ट के ऊपर दिखाई देता था। आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करें तो पाकिस्तान ने 1 यूनिट स्कीम तैयार कर ली और कहा कि इसके बाद अगर हमने ईस्ट पाकिस्तान का जो सारा वसाइल है उसको लूटना है, अगर उनकी पॉलिटिकल लेजिटिमेसी को तबाह करना है, अगर उनको उनका ड्यू शेयर नहीं देना, तो फिर हमें 1 यूनिट बनाना पड़ेगा। 1 यूनिट का मतलब यह है कि सारा वेस्ट पाकिस्तान को एक सूबे का दर्जा दे के ईस्ट के ख़िलाफ़ लड़ाने के लिए बैलेंसिंग फ़ोर्स के तौर पे, बारगेनिंग चिप के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। तो 1954 में 2 पासपोर्ट सामने आते हैं, एक ईस्ट पाकिस्तान का पासपोर्ट था, एक वेस्ट पाकिस्तान का पासपोर्ट था। तो जो ईस्ट पाकिस्तान वाला पासपोर्ट था उस पर बंगाली थी और जो वेस्ट वाला था उस पर उर्दू थी। इसके बाद आगे चलें तो 1960 में अयूब खान साहब के अंडर जो रेजीम थी जिसने मार्शल लॉ इम्पोज़ किया, उसके बाद जब पासपोर्ट बना तो उसके ऊपर फ्लैग नहीं थे और जो कलर था पासपोर्ट का वो पहले डार्क ग्रीन था, अयूब खान साहब ने लाइट ग्रीन कर दिया। सिग्निफाई ये किया कि अब पाकिस्तान की रियासत से हमने आइडियोलॉजी को थोड़ा सा कम कर दिया, क्योंकि वो एक सेकुलर आदमी थे, बहुत से लोग कहते हैं, इसीलिए पासपोर्ट का ग्रीन कलर उन्होंने थोड़ा सा लाइट कर दिया, ये दिखाने के लिए कि मैं थोड़ा मॉडरेट हूँ, मैं इतना भी ज़्यादा फंडामेंटलिस्ट नहीं हूँ। ठीक है। इसके बाद 1984 की अगर हम बात करें तो उसके बाद तो आपको सबको मालूम है कि पाकिस्तान की एक ही बीमारी जिसका नाम ज़ियाउल हक है, उनके आने के बाद तो कुछ बचा ही नहीं ना। 1984 का जो पासपोर्ट था, पहली मर्तबा पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर अरबिक टेक्स्ट सामने आ गया। एक ऐसी कौम जिसकी पॉपुलेशन की 1% आबादी भी अपनी इंडिजिनस लैंग्वेज अरबिक को नहीं मानती, उसने अपने पासपोर्ट के ऊपर अरबी इसलिए लिखी कि इससे पहले भुट्टो साहब ने पॉलिसी बनाई थी कि सारे यहाँ से मिडल ईस्ट जाओ, वहाँ जाके इलेक्ट्रीशियन लगो, प्लम्बर लगो, गटर खोलो, लोगों की सड़कें साफ़ करो। इसीलिए इस पासपोर्ट का मतलब ही ये ले लिया गया कि अब यहाँ से सिर्फ हमने मज़दूर एक्सपोर्ट करने हैं। और इस पासपोर्ट के ऊपर जो इस्लामाइजेशन थी ज़ियाउल हक की, उसका एक बहुत बड़ा आंसर भी आपको दिखाई दिया जो कि इस टेक्स्ट की फॉर्म में था। साथ साथ ये कि 1984 का जो पाकिस्तान का पासपोर्ट था, ये पहला पासपोर्ट था जिसमें जो पासपोर्ट होल्डर है उसको अपना मज़हब डिक्लेयर करना पड़ता है, यानी कि पासपोर्ट के अंदर लिखा गया कि आपका मज़हब क्या है, जो कि अटरली इर्रेलेवेंट होना चाहिए। अगर मैं बाहर फ्लाई कर रहा हूँ तो आपने सिर्फ मेरा क्रिमिनल रिकॉर्ड देखना या मेरे फाइनेंसेस देख लें, इसके अलावा आपको मेरी आइडियोलॉजी देख के क्या मिलेगा। मैं किसी बाहर की ज़मीन में अगर उतर रहा हूँ तो उसमें मेरा किसी फेथ से ताल्लुक़ होने का कोई ज़मीन आसमान का कोई फ़र्क, कोई ताल्लुक़ कुछ भी नहीं है। लेकिन ज़िया साहब ने चूँकि एक ऐसी थिंकिंग को प्रमोट किया जो कि ऑल इनकम्पसिंग टोटलिटेरियन थॉट थी, जिसमें कोई पर्सनल आइडेंटिटी की सेंस थी नहीं सिवाय फेथ के, तो उन्होंने इस पासपोर्ट के ऊपर भी इसको लिखवाया। और साथ साथ हमने जो पूरी दुनिया में हम इस्लामोफोबिया के लिए रोते हैं, हमने ये बुनियाद रखी कि 1984 के पासपोर्ट में पहली मर्तबा आपको फॉर्म साइन करते हुए ये डिक्लेयर करना पड़ता था कि अहमदीज़ आर इनफिडल्स, कि एक फ़िरका जो है वो उसका ताल्लुक़ कुफ़ार से है, वो साइन करके आपको पासपोर्ट मिलेगा। और आज तक यही कंटिन्यूड पॉलिसी है। क्या ताल्लुक़ है इस बात का कि मैंने अगर मुल्क को छोड़ के बाहर जाना है तो उसके लिए मैं पहले एक सेक्ट के ख़िलाफ़ या एक कम्युनिटी के ख़िलाफ़, वो मुस्लिम है गैर मुस्लिम है, मेरा इससे क्या लेना देना है कि मैं पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने आया हूँ या फिर मैं उधर अपना फ़ेथ का टेस्ट देने के लिए आया हूँ या हिसाब देने के लिए आया हूँ अपनी ज़िंदगी का। तो ये भी इस पासपोर्ट के अंदर शामिल कर लिया गया। और इसके बाद में जब ज़िया साहब की डेथ होती है और पाकिस्तान को थोड़ा सा सांस आता है तो 1990s में दोबारा से जो अरबिक टेक्स्ट था उसको रिमूव कर दिया गया। मुशर्रफ साहब आए, मुशर्रफ साहब ने आके कोशिश ये की कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान को हटा के रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में लिखवा लूँ, लेकिन जैसा ही ये करने की कोशिश की गई तो मजहबी जमातों की तरफ से एक संगीन किस्म का एहतजाज हुआ और मुशर्रफ साहब भी खामोश होकर बैठ गए
और उनको भी ये आइडिया हो गया कि पूरी दुनिया में अगर आपने जाना है तो अपने माथे के ऊपर ये लिख के जाना है कि हमारी बाइसेस क्या हैं या फिर हमारी पर्सनल आइडेंटिटी सिवाय हमारे फेथ के कुछ भी नहीं है। ना पश्तून है, ना पंजाबी हैं, ना बलोच हैं, ना सराइकी हैं, ना गिलगिती हैं, ना कश्मीरी हैं, कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ ये हैं जो हमारे पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है। तो ये आपको एवोल्यूशन ये बताती है। इसको बताने का मकसद ये था कि कभी इस पासपोर्ट पे इस्लामिक रिपब्लिक लिखा गया, कभी सिर्फ रिपब्लिक लिखा गया, कभी अरबी आ गई, कभी उर्दू आ गई, कभी बंगाली आ गई, कभी रिपब्लिक खाली आ गया, इस्लामिक हटा दिया गया, कभी उसको वापस ले आए। ये आइडियोलॉजिकल जो मजाक है ना, इसीलिए इस मुल्क की बर्बादी हुई है, जिसकी वजह से दुनिया भर में प्रेजुडिस है एक आपके ख़िलाफ़, क्योंकि लोगों को पता है कि आपने जिस किस्म का मुआशरा तश्कील दिया है वहाँ ना सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, ना वहाँ सेंस ऑफ मोबिलिटी है, कोई बाहर से आके इधर फ्रीली मूव नहीं कर सकता, और टूरिज़म के तमाम आर्ग्यूमेंट्स जो किए जाते हैं सब के सब फेल्ड और फ्लॉप हैं। अगर आप ये समझते हैं कि इस मुल्क के अंदर सेंस ऑफ सिक्योरिटी दिए बगैर आपका नॉर्थ बहुत खूबसूरत है, उसकी रील बना के आप गोरे को यहाँ ले आएंगे, वो कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपका जो टेररिज्म का इंडेक्स के अंदर जो आपकी हिस्टोरिकली इन्वॉल्वमेंट रही है उसके बाद से कोई आने को तैयार नहीं है। यहाँ पे आप देख लीजिए कि FDI कितनी यहाँ पे आती है, या इंटरनेशनल टूरिज़म यहाँ पे कितना हो रहा है। हम जो बात करते हैं प्रोग्रेसिव पाकिस्तान की, एक सेकुलर पाकिस्तान की, एक अमन पसंद पाकिस्तान की, इसी मुल्क के अंदर से हमें गालियाँ और मुश्किलात का सामना फेस करना पड़ता है। और यहाँ पे इज़्ज़त और सलूट सिर्फ उसको मारे जाते हैं जो सिर्फ यूथ को रेडिकलाइज़ करने का एजेंडा लेके बैठा हुआ है और दिन रात वो ब्रेन वॉशिंग करने की बात करता है, टोटलिटेरियनिज़म की बात करता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को दबाने की बात करता है। वो आराम से दंदनाते फिर रहे हैं और हम जैसे लोगों को पब्लिक हेट्रेड भी मोल लेना पड़ता है, और जिनके लिए ये बात कर रहे हैं सबसे पहली गाली वहीं से पड़ती है। तो इस मुल्क का जो ताल्लुक़ पाकिस्तान का आइडियोलॉजिकल वॉर्स लड़ने से रहा कि अफ़गानिस्तान के अंदर प्रॉक्सीज़ पहले हिस्टोरिकली हमने बनाई, फिर इसके अलावा हमने अपने इंडियन बॉर्डर के ऊपर जो प्रॉक्सीज़ बनाई, इसके साथ साथ हमने सोवियत यूनियन से आगाज़ में ताल्लुकात को ख़राब कर लिया। पहले पासपोर्ट का ये हाल नहीं था। आपकी इतला के लिए 1984 में पहली मरतबा ये हुआ कि यूरोपियन कंट्रीज़ ने इंक्लूडिंग UK ऑन अराइवल वीज़ा पाकिस्तान का कैंसिल किया, जो कि इससे पहले वैलिड था। 80s से पहले कोई पाकिस्तानी भी अपना वीज़ा जो है वो यूरोपियन यूनियन का वहाँ से कोई वीज़ा लिए बग़ैर भी वहाँ पर लैंड कर सकता था, उसको परमिशन थी। लेकिन तब तक आपने पूरी दुनिया पे अनाउंस कर दिया कि हम इस मुल्क को फॉर्म ही हमने इसलिए किया कि हमने जंगें लड़नी हैं। तो उसके बाद से उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर स्क्रूटनी में इजाफा करते हैं, क्योंकि सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी दुनिया भर में फैल गई जो हमने कंट्रीब्यूट की। और उसके बाद में सूरत हाल ये है कि आज तक सबसे बड़ी सक्सेस किसी पाकिस्तानी स्टूडेंट की ये होती है कि वो आके डांस करता है और मिठाइयाँ बांटता है, लोग उसे मुबारकबादें पेश करते हैं अगर उसे किसी यूरोपियन कंट्री का वीज़ा मिल जाए। एक और बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो इलीगल इमिग्रेशन है। पाकिस्तान में डंकी लगाने का कारोबार ज़ोर और शोर से जारी है। बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि आइंदा से ऐसा नहीं होगा, लेकिन आज तक ये एजेंट्स जो हैं लाखों कमा रहे हैं, लोगों की ज़िंदगियाँ ख़तरों में डाल रहे हैं, कंटेनरों में बंद करके कश्तियों पे बिठा के यूरोप पहुंचा रहे हैं लोगों को। और डेथ रेट इतना ज़्यादा है कि जो निकलते हैं उसमें से 50-60% पहुँचते हैं, बाकी रास्ते में मर जाते हैं। ये अशर किया हुआ है इस कौम का कि यहाँ पर रहने का जो अजाब है उससे बचने के लिए लोग ज़िंदगी भी देने को तैयार हो गए हैं अपनी। इल्लीगल इमिग्रेशन और ओवर स्टेइंग की वजह से बैरूनी ममालिक आपको वीज़ा देने को तैयार नहीं है। और ये सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं वर्स पासपोर्ट की रैंकिंग में, जिसमें आपका चौथा नंबर इसीलिए है कि आपने एक तो ताल्लुकात डेवलप ही नहीं किए डेवलपिंग वर्ल्ड से, ना आप आधे ममालिक से ट्रेड करते हैं, क्योंकि आपकी फ़ॉरेन पॉलिसी इतनी आइडियोलॉजिकल है कि आपने पहले ही फ़ैसला किया कि ये मुल्क जो है ना, ये हमारे इंटरनेशनल जो एक बयानिया है हमारा, उसके ख़िलाफ़ है, इसीलिए इससे हमने बात नहीं करनी, भारत से हमने ट्रेड नहीं करनी, उनसे हमने बात नहीं करनी। तो हमारी ये जो डॉगमेटिक मेंटालिटी है ना, इसी ने पाकिस्तानी शहरी की ज़िंदगी हराम करके रखी हुई है। चले नॉर्थ कोरिया की तो समझ आती है कि वो तो आपको छोड़ने देते ही नहीं है ना मुल्क, लेकिन यहाँ पर हालात ऐसे पैदा कर दिए जाते हैं कि मुल्क छोड़ने का दिल भी कर रहा हो तो ऑप्शन बचती ही नहीं है। कहाँ जाएंगे? वीज़ा फ्री जो विदाउट वीज़ा अराइवल कंट्रीज़ पाकिस्तान के पासपोर्ट पे वैलिड हैं, उसमें से 95% जो हैं वो सारे अफ्रीकन मुल्क हैं जिसमें आप जा सकते हैं। वहाँ जाके क्या फसलें काटनी हैं आपने या घास खानी है वहाँ पे, या ज़ू में कोई पिंजरा आपके लिए रखा हुआ है जिसमें बंद होना है जाके आपने? कुछ भी नहीं। ना वहाँ पे इकॉनमी अच्छी है ना कुछ है, तो वहाँ जाके करेंगे क्या? अब जो 34 ममालिक पाकिस्तान को अलाउ करते हैं विदाउट वीज़ा अराइवल की, उसमें कीनिया है, नेपाल है, माशाल्लाह श्रीलंका है,
रवांडा है, कंबोडिया है, हेटी है, ठीक है, ये सारे वो ममालिक हैं जहाँ जाके आप अरबों रुपए कमा सकते हैं और तरक्की याफ्ता ममालिक यहाँ पे जाने के काबिल हैं हम, सिर्फ इसके अलावा कहीं नहीं जा सकते। इवन बांग्लादेश, वो मेजॉरिटी जिसने हाथ जोड़ के हमसे आज़ादी हासिल की 1971 में और आज उसकी इकॉनमी पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा बेहतर है, उसका पासपोर्ट भी पाकिस्तान से 5 दर्जे आज बेहतर है, 5 स्पॉट्स। श्रीलंका जो कि रिसेंटली बैंकरप्ट हो गया था, वहाँ सिविल वॉर शुरू हो गई थी, उसका पासपोर्ट पाकिस्तान से 6 दर्जे बेहतर है। तो अगर आपने ये कहना है कि वो तो फर्स्ट वर्ल्ड थी, वो पहले से डेवलप थी, तो ये वाली जो वर्ल्ड है जो आपके बाद किसी हद तक डेवलप हुई है, आप तो इसको भी कैचअप नहीं कर सके, पकड़ नहीं सके इसकी तरक्की को। तो इसीलिए पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक सलूशन है कि सबसे बड़ा नासूर जो दहशत गर्दी का है, इसको ख़त्म करने के लिए आपको एक प्रोग्रेसिव यूथ चाहिए, जिसको आप आकर ये बताएं कि कुएं के मेंढक ना बने, दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसके साथ चलने की कोशिश करें, साइंसी तरक्की की रफ्तार पकड़ें। लेकिन यहाँ पर तो पाकिस्तान का वाहिद साइंसदान जिसका नाम अब्दुल सलाम है, उसके नाम पे अभी एक साइंस की कॉन्फ्रेंस और साइंस का फेस्टिवल होना था कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में, उसको भी कैंसिल करवा दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि आपने ये देखा है कि उसकी पर्सनल आइडियोलॉजी क्या थी और वो पाकिस्तान से कितनी नफ़रत करता था। भाई उसकी ज़ात पे क्या असर है, वो तो कब का मर गया। ये वो नाज़ीज़ जिस तरह फॉर्म साइन करवाया करते थे ना आपसे कि अगर आपकी एलिजेंस हिटलर के साथ है तो फिर आप यहाँ साइंस प्रैक्टिस करें, अदरवाइज़ दफ़ा हो जाएं, ये वो सूरत हाल है यहाँ पे। इसीलिए इस मुल्क के अंदर अगर आपने हालात बेहतर करने हैं तो सबसे पहले अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ इंसानों वाले ताल्लुकात बनाने पड़ेंगे, नंबर 1। अब सलूशन सुन लें, क्योंकि इल्ज़ाम यही लगेगा कि सलूशन आपने प्रोवाइड नहीं किया। तो पहला सलूशन ये है कि ब्रिंग पीस टू योर नेबरहुड। हाँ जी, सैयद मुजम्मिल साहब ने काफ़ी गल्लां दसियां ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ। ਚੱਕਰ ਪਤਾ ਕੀ ਇਹ ਉਲਝੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਕਦੀ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ 9/11 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਦੱਸ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਪਬਲਿਕ ਵੀ 25-30 ਕਰੋੜ ਪਬਲਿਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੱਦ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗੰਦ ਪਾਏਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਰੂਲ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼ਰੀਆ ਲਾਗੂ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਬਣਾਓ, ਇੱਥੇ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕੀ ਤੰਗ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੱਦਦੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੈਯਦ ਮੁਜੰਮਿਲ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਸੈਯਦ ਮੁਜੰਮਿਲ ਸ਼ਾਹ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਈਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 60 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸੱਚੇ 6-7 ਰੂਸ, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਕੰਬੋਡੀਆ, ਈਰਾਨ, 8-10 ਹੋਰ ਰਲੇ ਆ, 70-80 ਦੇਸ਼ ਆ ਜਿੱਥੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਵੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹ ਸਾਜਿਦ ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ USA 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 25-30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਐਡਾ ਤਗੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਵਾਂ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਨ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਲੀ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ। ਖੈਰ ਲੰਮੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਓ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।